एया बार्टन की कहानी गोइंग प्लेसेस में आपका स्वागत है। आज हम एक लड़की की दुनिया में कह सकते हैं कि एक गहरी डुबकी लगाने वाले हैं। एक ऐसी लड़की जिसके सपने उसकी असलियत से कहीं ज्यादा बड़े हैं। तो आज की हमारी पड़ताल का मिशन ये समझना है कि सोफी नाम की ये लड़की इतने बड़े और नामुमकिन से लगने वाले सपने देखती ही क्यों है। और इसका जवाब, जैसा आपने कहा, सिर्फ सूफी में नहीं है, उसके आसपास के लोगों में है। बिल्कुल, हर किरदार एक पहेली के टुकड़े जैसा है ना। और आज हम इन टुकड़ों को जोड़कर पूरी तस्वीर देखने की कोशिश करेंगे। सही बात है। हम समझेंगे कि जब टीनेजर्स के बड़े बड़े सपने असलियत की चट्टान से टकराते हैं तो होता क्या है। ये सिर्फ सपनों और हकीकत की लड़ाई नहीं है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। कहानी के केंद्र में दो दोस्त हैं, सोफी और जैंसी। हाँ, और दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। एक ही दुनिया में रहती हैं, एक ही स्कूल में और शायद एक ही बिस्किट फैक्ट्री में काम करने वाली हैं। पर सोफी वो एक बुटीक खोलने, एक एक्ट्रेस बनने या फैशन डिजाइनर बनने के सपने देखती है। जबकि जैंसी को पता है कि ये सब मतलब सिर्फ बातें हैं। वो बहुत प्रैक्टिकल है। वो उसे सीधे सीधे याद दिलाती है, इसके लिए बहुत पैसे चाहिए। जैंसी वो दोस्त है जो आपको हमेशा सच का आईना दिखाती है, चाहे वो सच कितना भी कड़वा क्यों ना हो। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या जैंसी एक अच्छी दोस्त है जो सोफी को हकीकत बता रही है, या फिर वो उसके सपनों को मार रही है? मतलब एक अच्छी दोस्त का काम क्या होता है? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। एक नजरिए से देखें तो हाँ, वो एक अच्छी और सच्ची दोस्त है। वो सोफी को उस निराशा से बचाने की कोशिश कर रही है जो सपने टूटने के बाद होती है। पर दूसरे नजरिए से देखें तो जैंसी की व्यावहारिकता सोफी के लिए एक पिंजरे जैसी है ना? वो उसे उड़ने की कोशिश करने से पहले ही जमीन पर खींच लाती है। ठीक है, तो सोफी की दोस्त उसकी उड़ान को रोकने वाली एक ताकत है। अब उसकी परिवार की बात करते हैं, क्योंकि जब दोस्त आपके सपनों को नहीं समझते तो आप परिवार की तरफ देखते हैं। और सोफी के मामले में परिवार शायद और भी बड़ी पहेली है, खासकर उसका बड़ा भाई जॉफ। हाँ, जॉफ। सोफी उसे किसी हीरो की तरह देखती है। उसे लगता है कि जॉफ की एक रहस्यमयी दुनिया है, जहां वो अपनी मोटरसाइकिल पर बैठकर अनजानी जगहों पर जाता है, ग्लैमरस लोगों से मिलता है। पर असल में तो जॉफ एक ट्रेनी मैकेनिक है जो बहुत कम बोलता है और ज्यादातर चुप ही रहता है। तो सोफी उसके बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों सोचती है? वो असल में जॉफ को नहीं देख रही है। वो एक खाली कैनवस देख रही है जिस पर वो अपनी कल्पनाओं के रंग भर सके। जॉफ की चुप्पी ही सोफी को सबसे ज्यादा आकर्षित करती है। मतलब उसे लगता है कि इस चुप्पी के पीछे जरूर कोई गहरी रोमांचक दुनिया होगी। बिल्कुल, वो अपनी सारी कल्पनाएं, अपने सारे सपने अपने भाई पर थोप रही है। असल में जोफी ही वो अकेला इंसान है जिसके साथ वो अपने राज साझा करती है। वो उसकी बातें सुनता है, भले ही यकीन न करे, और सोफी के लिए इतना ही काफी है। और परिवार में एक और अहम किरदार है, सोफी के पिता। हाँ, और वो उस कठोर हकीकत के सबसे बड़े प्रतीक हैं जिससे सोफी भागना चाहती है। कहानी में उनके घर आने का जो जिक्र है वो बहुत दमदार है। चेहरे पर जमी हुई मैल, पसीने में तर। बिल्कुल, वो दिखाता है कि उनकी जिंदगी कितनी मेहनत भरी है। जब सोफी कहती है कि पैसे आने पर वो एक बुटीक खरीदेगी, तो उसके पिता का जवाब क्या होता है? अगर तेरे पास कभी पैसा आया तो हमारे लिए एक अच्छा सा घर खरीदेगी। ये एक वाक्य सोफी के सपनों और उनके परिवार की जरूरतों के बीच की खाई को साफ साफ दिखा देता है। तो क्या हम उन्हें कहानी का विलेन मान सकते हैं? वो हर बात पर सोफी को डांटते हैं, उसकी जंगली कहानियों का मजाक उड़ाते हैं। विलन कहना शायद थोड़ी ज्यादती होगी। वो अपने अनुभवों से बात कर रहे हैं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कड़ी मेहनत करके गुजारी है, और उनके लिए जिंदगी का मतलब है परिवार की जरूरतें पूरी करना। तो वो सोफी के सपनों को फिजूल की बातें समझते हैं? हाँ, क्योंकि उनकी दुनिया में सपनों के लिए कोई जगह नहीं है। वो सोफी के सपनों के दुश्मन नहीं है, बल्कि वो उस सिस्टम का हिस्सा हैं जो ऐसे सपनों को पनपने ही नहीं देता। और माँ, सोफी की माँ का जिक्र कहानी में बहुत कम है। वो बस घर के कामों में डूबी हुई एक परछाई जैसी लगती हैं। और यही उनकी सबसे बड़ी भूमिका है। कहानी में एक जगह उनके एप्रन की डोरी का जिक्र है जो बहुत नाजुक दिखती है। हाँ, नाजुक डोरी। सोचिए, वो सिर्फ एक धागा नहीं है, वो उन हजारों अनकहे घंटों का बोझ है जो उसने रसोई में बिताए हैं। वो उन सपनों का प्रतीक है जो शायद उन्होंने भी कभी देखे होंगे, पर अब उन जिम्मेदारियों के बोझ तले दब गए हैं। मतलब वो एक तरह से सोफी के भविष्य की चेतावनी है कि अगर उसने हकीकत को स्वीकार कर लिया तो शायद उसकी जिंदगी भी वैसी ही होगी। सही पकड़ा। वाह, ये तो बहुत गहरा है।
तो अगर आपकी दोस्त आपको जमीन पर खींच रही है, आपका परिवार आपके सपनों को समझ नहीं रहा, तो जाहिर है कि आप कहीं और एक सहारा ढूंढेंगे। बिल्कुल। और सोफी के लिए वो सहारा था एक फुटबॉल स्टार डैनी केसी। हाँ, डैनी केसी। और यहाँ बात सिर्फ एक टीनेज क्रश या हीरो पूजा से कहीं आगे चली जाती है। सोफी का डैनी केसी को लेकर जो जुनून है वो आज के जमाने के पैरासोशल रिलेशनशिप जैसा ही है। पैरासोशल रिलेशनशिप, ये क्या होता है? इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। मतलब एक तरफा रिश्ता जो आप किसी सेलिब्रिटी या किसी ऐसे इंसान के साथ महसूस करते हैं जिसे आप असल में नहीं जानते, जैसे लोग सोशल मीडिया पर किसी स्टार को फॉलो करते हैं और महसूस करते हैं कि वो उन्हें जानते हैं, उनके दोस्त हैं। हाँ, बिल्कुल। सोफी ने भी डैनी केसी के साथ वैसा ही एक रिश्ता अपनी कल्पना में बना लिया था। ये सिर्फ सपना नहीं, ये उस खालीपन को भरने की कोशिश है जो उसकी असल जिंदगी में है। तो मतलब उसने डैनी केसी से मिलने की जो कहानी अपने भाई को सुनाई, वो सिर्फ एक झूठ नहीं था। वो झूठ से ज्यादा था। वो उसकी एक जरूरत थी। अपनी कल्पना में उसने डैनी केसी को एक ऐसा इंसान बना लिया था जो न सिर्फ सफल और ग्लैमरस है, बल्कि दयालु भी है, जिसकी आंखें हरी और कोमल हैं। एक ऐसा इंसान जो सोफी को समझेगा। बिल्कुल, जो उसे इसकी साधारण जिंदगी से बाहर निकालेगा। उसने ये कहानी इसलिए गढ़ी ताकि वो एक पल के लिए ही सही खुद को खास महसूस कर सके। तो अगर हम इन सब टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखें, एक प्रैक्टिकल दोस्त, एक चुप रहने वाला भाई, एक थका हुआ पिता, एक लगभग अदृश्य माँ और एक काल्पनिक हीरो, तो ये सब मिलकर हमें बताता है कि सोफी के सपने हवा में पैदा नहीं हुए। वे उसकी जिंदगी की सीमाओं और निराशाओं का एक स्वाभाविक परिणाम है। फैक्ट्री। जब आपका आज और आपका आने वाला कल दोनों ही इतने बेरंग हों, तो कल्पना ही आपका एकमात्र सहारा बन जाती है। तो ये कहानी सामाजिक आर्थिक बाधाओं पर एक बहुत शक्तिशाली टिप्पणी है ना? बिल्कुल। ये दिखाती है कि किसी के सपने कितने बड़े होंगे, ये अक्सर इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी हकीकत कितनी छोटी है। और हर किरदार उसे या तो उस हकीकत में वापस खींचता है या उसकी कल्पना को और हवा देता है। सही बात है। जेंसी और उसके पिता उसे जमीन दिखाते हैं, तो जॉफ की चुप्पी और डैनी केसी का पोस्टर उसे उड़ने के लिए पंख देते हैं। तो हमने देखा कि गोइंग प्लेसेस सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है। नहीं, ये एक मार्मिक पड़ताल है कि कैसे एक इंसान अपनी कल्पना की दुनिया और एक निराशाजनक हकीकत के बीच फंस जाता है। और कहानी सोफी के सपने देखने को गलत नहीं ठहराती, बिल्कुल नहीं। ये कभी नहीं कहती कि सपने देखना बुरी बात है, बल्कि ये हमें सोचने पे मजबूर करती है कि वो ऐसे सपने क्यों देखती है। तो इस पूरी चर्चा के बाद मेरे मन में एक बड़ा सवाल आ रहा है, क्या सोफी के ये सपने उसके लिए अच्छे हैं? क्या ये उसे उम्मीद देते हैं या सिर्फ उसे और ज्यादा निराशा की तरफ ढकेल रहे हैं? देखिए, दोनों ही बातें सच हैं। एक तरफ ये सपने ही उसे हर दिन बिस्किट फैक्ट्री जाने की सोच से बचाते हैं। ये उसे एक पहचान देते हैं। एक उम्मीद देते हैं कि वो सिर्फ एक और फैक्ट्री वर्कर बनकर नहीं रह जाएगी। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ यही सपने उसे कहानी के अंत में उस नहर के किनारे अकेले और उदास छोड़ देते हैं, जहां वो डैनी केसी का इंतजार कर रही है, ये जानते हुए भी कि वो नहीं आएगा। जब कल्पना और हकीकत का टकराव होता है तो दर्द होना लाजमी है। बिल्कुल। तो सोचने वाली बात यह है, और ये सवाल शायद हम सब के लिए है, जब हकीकत बहुत बेरंग और मुश्किल हो, तो क्या एक खूबसूरत झूठ के सहारे जीना बेहतर है या कड़वी सच्चाई का सामना करना, भले ही वो आपको तोड़ दे? क्या ऐसी कल्पनाओं का कोई फायदा है या ये सिर्फ असलियत से भागने का एक अंतहीन और थका देने वाला तरीका है?